बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। प्यारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। और जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरह पाकिस्तान की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और हमारे सिपह सलार जनाब आसिम मुनीर साहब की जिस तरह पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, पूरी दुनिया में इज़्ज़त हो रही है, वो तमाम दुनिया देख रही है। और इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को हासिल हो रही है, वो इस दुनिया में किसी किसी को हासिल होती है। यकीनन वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जिस तरह हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि 10 मई को जिस तरह इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई, इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया। और उस तंदूर की तपिश में आज तक वो लोग झुलस रहे हैं और उसकी तपिश महसूस कर रहे हैं। इस जंग के बाद हालात जब पलटे तो हमने देखा कि हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बोलबाला हुआ। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के सदूर, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रही हैं, बिज़नेस करना चाह रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एग्रीमेंट हो रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ सिफारती सतह पर। सऊदी अरब के साथ हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक दिफाई माहिदा हुआ, जिसमें और बहुत सारे ममालिक भी शामिल होना चाह रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए, पूरी कौम के लिए। मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से अपने मुसल्लह अफवाज को, अपने सरबराह जनाब आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी लीडरशिप की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बोलबाला हुआ, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा हुआ। और जो हमारा दुश्मन था, जो हमारा बदबूदार जो दुश्मन था, उसने मुंह की खाई, शिकस्त खाई और ज़लील और ख्वार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को सारी दुनिया थू थू करी, कोई इंडिया के साथ मिलना नहीं चाह रहा, ताल्लुकात कायम करना नहीं चाह रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ इस वक्त पूरे मुल्क की मैं बात करूं, पूरे दुनिया की बात करूं, तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इसकी हालिया मिसाल जैसे कि हमने देखा कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जब यूएसए के विजिट्स पर गए, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दोनों हमारे लीडरान साहबान का बेहतरीन इस्तकबाल किया और उनके लिए तारीफ़ी कलमात कहे, उनके लिए पूरी दुनिया के सामने उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया, जो इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारी फ़ौजी क़यादत है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजी क़यादत है। और अगर मैं सिविल लीडरशिप की बात करूँ, इसमें कोई शक नहीं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने ज़बरदस्त काम किया और आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लिया और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जिसकी हालिया मिसाल जैसा कि मैंने कहा, सऊदी अरब ने मुआहिदा किया और बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, दिफाई मुआहिदे करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ रिसेंटली हमने देखा जब भी पाकिस्तान प्रोग्रेसिव होता है, तरक्की की तरफ चलता है, तो हमारे दुश्मन, हमारे हासिदीन, उनको तकलीफ़ हो जाती है और वो कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह वो मुँह की खाते हैं और इस दफ़ा मुँह की खाएंगे। इस जंग के बाद जो हमने देखा पाकिस्तान का बोलबाला हुआ, कुछ दिन से हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते की अगर बात करूँ तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के साथ झड़पें शुरू हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने उनको भी मज़ा चखाया और उन्होंने मुँह की खाई और इंशाअल्लाह मुँह की खाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, मेरे बहादुर जवान अपने अपने मोर्चों पर बैठे हुए हैं, कोई भी इस मुल्क की 1 इंच पर कब्जा नहीं कर सकता। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्या वजह, जब मुल्क आगे बढ़ता है तो दुश्मन जो है हमारे एकदम मुतरिक हो जाते हैं। ये सोची समझी स्कीम के तहत होता है या रैंडमली हो जाता है। और एक साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एशिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा इंशाल्लाह। ये तमाम बातों के ऊपर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है इसमें खारजी उम्र का बड़ा जिक्र होता है, तो उसके लिए हमने एक रिटायर्ड हमारे डिप्लोमेट हैं जो पहले भी आ चुके हैं, सीनियर सिफारतकार हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में सिफारतकारी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, उनसे हम तफसीली बात करेंगे। मैं तारुफ़ कराते चलूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब हसन हबीब साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। और जब मैं दिफाई एतबार से बात कर रहा हूँ तो उसके लिए हमारे पास डिफेंस एनालिस्ट हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू करते हैं, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब। नदीम भाई वेलकम टू माई शो। हसन हबीब साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, आना चाह रही है, मिलना चाह रही है, कारोबार करना चाह रही है। और तो क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया पहले तो बुलाने का। दूसरा ये है कि इत्तेफाक से इंडिया हमेशा से कोशिश में लगा रहता था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अच्छा, मैं इस वक्त आपसे बात करता हूँ। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मीडिया से बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ हम थोड़ी सी वो गुफ्तगू देख लें।
वेलकम बैक। जैसा कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले हसन हबीब साहब से पूछ रहा था, इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत हो रही, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। हर कंट्री चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े, ताल्लुकात बनाए, तिजारत बनाए, कोई एग्रीमेंट करे। तो सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, पूरी कौम के लिए है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो कोशिशें थी हमें आइसोलेशन में भेजने की, वो टोटल फ्लॉप हो गई। और पहली दफ़ा यूरोप भी, अमेरिका भी और मिडल ईस्ट भी और एशिया भी सब हमारी बात पे वो कर रहे थे कि कितना फ़र्क पड़ा है कि इंडिया को अपना नैरेटिव बिल्ड करने में 6 महीने लगे। हमने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि हमने जो हासिल किया था ऑपरेशन सिंदूर में, और इंडिया का जो भी प्रोपेगेंडा था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बल्कि इंडिया में ख़ुद जो सेनर एलिमेंट्स था उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है। तो ये इससे बड़ी कामयाबी कम से कम सिफारती लेवल पे तो हो नहीं सकती थी। फिर जैसे आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिस तरह अमेरिका में और यूरोप में पजीराई हुई है, पहले मैंने कभी नहीं देखा था। कम से कम अपने करियर में 35 साल के सर्विस में नहीं, बल्कि किसी फौज के सरबराह को इस तरह पजीराई नहीं हुई जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ साहब को हो रही है। प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस में होस्ट करे, लंच करे, और ये बात इंडिया से हजम नहीं हो रही है। सीधी अच्छा। बात है कि इंडिया के लिए बिल्कुल स्ट्रेंज सी बात है कि सारी उम्र उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को इररेलेवेंट साबित कर दें। हमारी सच्ची बातों को भी इस तरह तोड़ मड़ोड़ के करते थे कि कभी हमें क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमारी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई। और इतनी इस्टेब्लिश हुई है कि अब शायद इंडिया के लिए परेशानी है। अब मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए तो जो भी इंडियन मीडिया कहे, लेकिन अगर आप देखें तो जो मोदी साहब की मुबारकबाद है उसको, प्रेसिडेंट ट्रंप को पीस प्लान के बाद, वो इतनी खुशामद से भरी हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये पहला पैगाम नहीं है, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने चार्ज लिया ये चौथा पैगाम है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप सुनने पे तैयार नहीं, कोई लिफ्ट नहीं करा रहे सर उन्हें वो। और आप देखिए कि एक बड़ी अजीब वो हुई है कि जो अमेरिकन एक थिंक टैंक में एक इंडियन है एशले टेटलिस, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम क्या है कि वो इंडिया के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इंडिया ने बिलावजह अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी थी। उनके वीज़ास पे प्रॉब्लम हो रहा है, उन पे टैरिफ जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टैरिफ हो सकता है वो लग रहे हैं। ऑलरेडी उनकी एक्सपोर्ट सफ़र कर रही हैं। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा शॉक हो गया कि न सिर्फ उनकी पोजीशन ख़राब हो गई है, जो उनका ट्रेडिशनल रोल था कि जो उनकी डेमोक्रेसी और ये सब बातें थी वो अब उतनी क्रेडिबल नहीं रह गई। तो एक तरह से हमारे सर उनकी आवाम बुरा भला कह रही है, उनका मीडिया जितना झूठ दिखा रहा है आज आवाम थू थू करे। मैं मेजर नदीम शेख साहब आपसे इस बात का जवाब पूछना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान की पज़िराई हो रही है हमारे माशाल्लाह सिपा सालार की, हमारे वज़ीर आज़म साहब की, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। अल्लाह ताला की तरफ से आज पाकिस्तान वो मुकाम पर आ गया जो जिसका ख्वाब हज़रत कायद आज़म ने और पूरी कौम ने देखा था। क्या कहेंगे सर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ किया बल्कि हवा में उड़ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखें कि पाकिस्तान को जो है वो हरम में काबा और मदीने की चौकीदारी नसीब हुई, बहुत बड़ी बात है मतलब माशाल्लाह। अल्लाह की हिमायत भी आपके साथ है। जबकि हमारे ही पड़ोस में लोग हैं जिनको देवियों की चौकीदारी नसीब हो रही है, वो जाके देवियों की चौकीदारी करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे है। देखें सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान बना है न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद से, वो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरबिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से आप बहुत ऊपर चले गए और इसी की वजह से बाकी सारी दुनिया को भी रियलाइज़ हुआ है। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फैक्टर ऑपरेशन ये विधवा या ऑपरेशन सिंदूर, मुझको ऑपरेशन विधवा के नाम से याद रखते हैं क्योंकि हमने उनको विधवा बना दिया है, तंदूर में शिफ्ट कर दिया सर, तंदूर भी कहते हैं उन्हें जी। तो आप देखिए कि उसकी वजह से इंडिया जो था वो अमेरिका उसको समझता था कि ये जो है ये ड्रैगन को मारेगा, उसको उसके अगेंस्ट खड़ा कर रहा था और कहा कि ये एलिफेंट उसे कुछ लेगा। लेकिन जब वो ऑपरेशन सिंदूर में है, वो एलिफेंट जो है वो खुद ज़मीन बोस हो गया शाहीन से, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ये तो शाहीन, हम तो इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, असल तो शाहीन है, ये तो साला ऐसी हाथी वाती बना हुआ है, इससे तो भागा नहीं जाता। तो वो फिर उन्होंने इंडिया को छोड़ के अब पाकिस्तान की तरफ आ गए और इंडिया आइसोलेट हो गया। आप देखिए पूरी दुनिया में आप उसके जितने नेबर्स देख ले, मुझे कोई एक नाम बता दें जिनके साथ उनके इस वक्त कोई अच्छे कोई रिलेशन है। सबके साथ स्ट्रेंड रिलेशंस हैं, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव हो,
किसी के साथ अच्छे नहीं हैं। तो उनका ये बुरा टाइम है, और उसके बावजूद उनके पास सिर्फ एक ही मुल्क बचा, वो भी जो अभी तक रिकग्नाइज नहीं है पूरी दुनिया में और टेरर स्टेट के तौर पर अभी भी जो है वो समझा जाता है, अफगानिस्तान। उसके फॉरेन मिनिस्टर को बुला के तो वो उसके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। आप देखिए कि उनके पास, और ये गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज नहीं है, ये इंटरिम गवर्नमेंट है Yes, of course. दोहा अकॉर्ड के तहत कि जी जब मुल्क में ये हो जाएगा तो फिर हम इलेक्शन करा देंगे, और उन्होंने अभी तक इलेक्शन भी नहीं कराए। तो एनी हाउ ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त बहुत आगे जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और सून आप सुनेंगे, मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ आवाम के लिए कि इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान की तरफ आने वाली हैं। जीसीसी के और ममालिक भी जैसे हैं इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर आएंगे, और ये एक बड़ा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का दिफाई पैक्ट, इंडोनेशिया ऑलरेडी एमओयू पे साइन कर चुका है डिफेंस के साथ। टर्की के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आसपास अच्छी तरह समझते हैं कि उनके साथ हमारा दिफा के मामले में क्या है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में उनके जहाज यहाँ लैंड किए हुए थे, कार्गो भरे हुए थे ड्रोन से, ठीक है, बेरख्तर के साथ। उसके अलावा अजरबैजान ठीक है, बड़ा सपोर्टिव है हमारा। आप देख लें भाईजान की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ अल्लाह ताला ने अचानक ये पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। फिर न्यूक्लियर पावर, हाँ, एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, सबमरीन्स हम बना रहे हैं, मेन बैटल टैंक्स, और दुनिया का कोई एमुनेशन आप बता दिए कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, यू नेम एनीथिंग। तो पाकिस्तान अब छोटा मुल्क नहीं रहा। आपको उसी हिसाब से, हमारी आवाम को भी अब उसी हिसाब से अपना पोस्चर रखना चाहिए, उसी हिसाब से अपना स्टाइल रखना चाहिए दुनिया के सामने। बिल्कुल सही कहा हसन हबीब साहब। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे नदीम साहब ने कहा, पाकिस्तान और सऊदीया का जो माहिदा हुआ है यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ में और काबा शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत बड़ी सादत नसीब हुई हमारी पूरी कौम के लिए। तो आप क्या समझते हैं, दिफाई एतबार से और इकनॉमिकल एतबार से भी बहुत मुफीद साबित होगा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, इसमें कोई कलाम नहीं है कि एक तो देखिए यमन की जंग के बाद हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मिडल ईस्टर्न अरब्स के साथ हो गई थी, क्योंकि आपको याद है पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी थी पाकिस्तानी फ़ौज को यमन जाने की, क्योंकि हमारा ओपिनियन ये था कि दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान रिफ्ट में हमें नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि उससे पहले हमारी फ़ौजें थीं सऊदी अरब में काफ़ी तादाद में, और फिर जो अमेरिकन ने और जो दूसरे हमारे खैर ख्वाह हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटवाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वही स्टेज आ गई है जिसमें हमारी फ़ौज की वैल्यू आ गई है। इकोनॉमिक, जैसे मेजर साहब कह रहे थे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा से आ रही हैं। नहीं तो आप याद करें कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब ने ऐलान किया था गवादर में रिफाइनरी का, और उसके बाद वो मंसूबा फिजल आउट हो गया था, शायद हमने प्रॉपरली परसू नहीं किया। तो ये जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई है, इस पर हमें चाहिए कि दिफा में, सिविल में, माइनिंग में, ऑयल में, जिन जिन फील्ड में हो सकता है अरब मुल्कों से जो हमारे नेबर हैं, क्रॉस द स्ट्रेट हैं, उनके साथ हम कोऑपरेशन करें, और दिफा में उनको हम ख़ास तौर पे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर दिफा में हमने स्पेस छोड़ दी तो वो दोबारा इजराइल कैप्चर कर लेगा। जैसे कुछ दिन पहले इजराइल ने सारे जो गल्फ़ स्टेट्स थी उनको एयर वार्निंग सिस्टम्स वगैरह पे गारंटीज़ दी थी कि ईरान अगर कुछ करेगा तो हम प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ईरान का कोई इरादा नहीं था ऐसा, बट इन्होंने एक हवा क्रिएट करके ईरान का ज़बरदस्ती इन मिडल ईस्टर्न अरब्स के मुल्कों में, और देखिए कतर के साथ जो हुआ उसके बाद अब ये साबित हो गया कि आप जो हैं वो अनरिलायबल पार्टनर के साथ नहीं जा सकते। तो सऊदी अरब के लिए भी ये बहुत बड़ा लेसन है कि अगर उन्हें वाकई अपनी रजीम की और स्टेट की सिक्योरिटी रखनी है तो पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है। हमारे लोग जज्बाती तौर पे, नफसियाती तौर पे, हर लिहाज से सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे अपनी जान के आखिरी खून के कतरे तक। और सऊदी अरब को ये पता है, ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, बीच में उनसे जो भी गलती हुई है, लेकिन नाउ दे आर ऑन द डायरेक्शन पाथ, और उम्मीद ये है कि हमारी फ़ौज के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए सऊदी अरब वाकई कुछ करेगा। अच्छा मेजर नदीम साहब, एक बात और बताइए कि जैसे मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ, माशाल्लाह जैसे सऊदी अरब के साथ तो हमारा माहिदा हुआ, तो और ममालिक भी इस माहिदे में आना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कतर है, यूएई है, कुवैत है, वो भी चाह रहे हैं हम इसमें आ जाएं। तो इस बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तमाम मुल्कों को सिवाय पाकिस्तान की अल्लाह के बाद नज़र नहीं आ रही प्रोटेक्शन। मैं आपको सच बताऊँ, माशाल्लाह इजराइल, यूएसए, वेस्ट, ये सब एक ही नाम है, एक ही कंट्री के नाम है, और उन्होंने इनको देख लिया है कि हमारे से ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, हमारे से ही जहाज, हमसे ही सब चीज़ें लेकर वो गिफ्ट में दिया था अमीर कतर ने। जी तो और हमें वो कहते हैं कि जी हमें तो सोते रह गए और वो हमारे ऊपर मिसाइल मार के चले गए, वो भी जहाज से आके, यानी आप देखें कि वहाँ पहुँच कर। तो यू सी कि
रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई इनकी। तो अब ये सारे गल्फ कंट्रीज़ हमारे पास आएंगे, ये मैं आपको आज बता दूं आपके ये प्रोग्राम के तवज्जुह से। इंशाल्लाह यू वेरी सून यू विल सी। और अंडर हैंड बहुत सारे MOUs हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हो चुके हैं जी, ये मैं आपको कि बहुत सारे MOUs हो चुके हैं। डिफेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। देखिए, दूसरी बात ये होती है कि जब डिफेंस का एग्रीमेंट होता है तो दोनों कंट्री, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पास इतना डिफेंस नहीं है, हार्डवेयर अच्छा है, यानी कि जो इक्विपमेंट है, मटेरियल है, बट दी मैन बिहाइंड द गन वो उतना ट्रेंड, इतना ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, वो नहीं है। ठीक है ना, इतना ट्रेंड और प्रोफेशनल मैं समझता हूँ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है रैंकिंग। तो उनकी तरफ से हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हैं। तो वो जब आप दो चीज़ें तय करते हैं, दो मुल्क आपस में, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने बेस्ट चीज़ हमें देंगे ताकि हमारी स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें हासिल होगी बड़ी तादाद में। स्टेबिलिटी हम इतने स्टेबल नहीं है, यू नो इट। तो उन्होंने हमें फाइनेंशियली स्टेबल करना है, हमने उन्हें डिफेंस वाइज स्टेबल करना है कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये वेरी सून यू विल फाइंड कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अब्दाली शब्दाली जितने भी हैं, ये गजनवी और ये हमारे सारे वहाँ आपको नजर आएंगे लगे हुए। तो मैं समझता हूँ कि किसी की ज़रूरत नहीं होगी, और ये सारे बैठे हुए हैं कि उन्हें मौका मिले और वो कदम बढ़ाएं और जनाब किसी तरह पाकिस्तान से, क्योंकि दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है। चाइना इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू गिव एनी सिक्योरिटी गारंटी टू एनी कंट्री, इवन पाकिस्तान। चाइना कहता है इक्विपमेंट ले लो, हम किसी के उसमें नहीं पड़ते, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी। अभी तो चाइना ने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया। इवन रशिया भी आपने देखा, ठीक है, सीरिया में उसने किया था, लेकिन वो भी उसके दूसरे मकासद थे, ऑयल वगैरह। लेकिन रशिया भी नहीं है, आप देखें। ओनली पाकिस्तान इज अवेलेबल कि जनाब किसी को चाहिए तो बताओ, ठीक है, हमें अंडरस्टैंड। और साबित किया है, हाँ, साबित किया कि ये जो बड़ा हमसे सो कॉल्ड, मैंने इंडियन प्रोग्राम में यही बात की कि ये जो इतनी बड़ी सुपर पावर बनती थी सो कॉल्ड, ठीक है, एंड दे यूज्ड टू पोस्ट देमसेल्फ एज द 5th जनाब लार्जेस्ट आर्मी और दुनिया की जनाब सुपर पावर, वो उसको हमने 3 दिन की जंग के अंदर जमीन बोस कर दिया। एंड और आप यकीन करें, मैंने उनसे ये बात है कि यू पीपल हैव टोटली फॉरगॉटन अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर रैकेज ऑफ योर फाइटर एयरक्राफ्ट, कि आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट, फ्रांस हाथ जोड़ रहा है कि आइंदा में मुझसे कोई चीज़ आपने नहीं खरीदनी है। ओ भाई, हमारी मार्केट तबाह कर दी आपने, ठीक है, उनकी मार्केटिंग खत्म हो गई, उनकी सारी मार्केटिंग कंपनियां कह रही है हमें मरवा दिया आपने, ठीक है। रशिया कह रहा है यार सर हाफ रेट पे वो राफेल कोई नहीं खरीद रहा, हाफ प्राइस पे नहीं खरीद रहा कोई, उनकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नो मैच, ये मैं आपको बता दूं, ये कुछ अल्लाह की तरफ से करम हो गया। ये बातें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये जो तालिबान ने आके हमला कर दिया, मैंने उनसे कहा कोई एक पिक क्लिप दिखा दो जिसमें कोई एक क्लिप हो के फेंस ब्रेक हुए। पूरी 2660 किलोमीटर में 95% पर हमारी फेंस लग चुकी है, और उसी के अलोंग हमारा डिफेंसिव पोजीशंस है, पोस्टें हैं, दो के डिस्टेंसेस के ऊपर हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ह्यूज डिस्टेंस है, ठीक है। और जस्ट अहेड ऑफ इट बहुत बड़ी हमने जो है वो डिचेस बनाई हुई हैं, ठीक है, 10-10, 15 फीट, 20-20 फीट की गहरी डिचेस बनाई हुई। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। वो वहाँ शो कर रहे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, उनकी चेक पोस्टें तबाह, वो हमें दिखा रहे हैं। T-55 टैंक जिसका साला गोला नहीं मिलता अभी आजकल, ओल्ड वर्जन है, 20 साल पुराना, वो वाले दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर हमारे पास T-55 का, हमारे पास तो अल खालिद मेन बैटल बन रहा है, ठीक है, अल जर्रार बन रहा है। तो मैंने उनको बड़ा बेइज्जत किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान को फिर मैंने कहा कि यार तुम बात करते हो, जिसने इंडिया को गिरा दिया वो ये AK-47 वालों से, उनके पास बेचारों के पास AK-47 है, हाँ, शलवार कमीज में फिर रहे, वो आएंगे हमारे बातें कर रहे हैं आपके, यानी पाकिस्तान को ये कर दिया वो कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर इंटैक्ट है, कोई फैंस आपकी ब्रेक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला ये दो भाइयों की जंग है, और ये दिल मिसअंडरस्टैंडिंग है जो इंडिया की किसी तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। सून आप देखेंगे ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। आज दोहा में इंशाल्लाह जा रही है पाकिस्तान टीम भी, तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उन्हें समझाने की जरूरत थी कि यार तुम व्हाट दी हेल यू पीपल आर डूइंग, हमारे अपनी जमीन से यहाँ पे हमने हमारे साथ नमक हरामी कर रहे हो, हमने तुम्हारे सारे लोगों को यहाँ 25 साल से कौन सा जाता जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 25 साल से उनके लाखों लोग, जो इनके सारी जिंदगी इनके लिए नसीहत बना रहा, उसके सारी लीडरशिप अब्दुल्ला और सारे इंडिया में एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो इंडिया को सपोर्ट करता रहा। आप मुझे बताइए ना। और उनका फॉरेन मिनिस्टर जिस वक्त इंडिया गया वो उस वक्त पीछे से जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े मुंह की गए, बड़े जलील हो रहे हैं सर वो भी। अच्छा सर, मैं इस हवाले से एक बात और करूं, अभी जैसे कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब US गए और हमारे फील्ड मार्शल साहब भी गए, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात उतने अच्छे हो गए इतने शायद कभी ना थे, और अच्छे होने जा रहे हैं। तो चाइना के साथ भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। तो आप
क्या समझते हैं कि खुदा न खास्ता उस चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उस पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात का कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, आइडियली हमें, और हम करते आए, ये कोई नई बात नहीं है। हमने चाइना से रिलेशनशिप उस वक्त बिल्ड की जब अमेरिका के हम मोस्ट एलाइड थे, सीएटो सेंटो सब में हम पार्ट थे। तब हमने चाइना के साथ फ्रेंडशिप शुरू की 1964 से। तो हमें प्रैक्टिस है बैलेंस करने की। देखिए, मिलिट्री हार्डवेयर और जो था बाकी टेक्नोलॉजीज में हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स अमेरिका को ज़्यादा है। तो हमारे लिए इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और हम करते रहते हैं। अभी जो थोड़ी सी उनको गलतफहमी शुरू हुई थी, ख़ास तौर पे जब पहली शिपमेंट जाती है रेयर अर्थ की जी, तो चाइना इनफैक्ट अमेरिका को इस वक्त स्ट्रैंगल किए हुए था रेयर अर्थ पे। तो ये बड़ा सवाल हुआ। कई लोगों ने, मैंने एक चाइनीज़ का भी सुना, वो खुश नहीं था, लेकिन बाद में पता चला हमने चाइना को पहले से बताया हुआ था। चाइनीज ने खुद कंफर्म किया कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था कि भाई हम ये कर रहे हैं। फिर खबरें उड़ी कि जीवानी अमेरिका को दे रहे हैं। जीवानी वगैरह नहीं दे सकते हम लोग, और ज़रूरत भी नहीं हमें कुछ देने की अमेरिका को इस कोस्ट पे जहाँ ऑलरेडी हमारी 2 मेजर पोर्ट्स हैं और गवादर है तीसरी। तो ये जो अफवाहें हैं ये बड़े तरीके से उड़ाई जाती हैं। और जहाँ से आप अफगानिस्तान का कह रहे थे, इंडिया ने बहुत खूबसूरती से अपने हिसाब तालिबान को उकसा के और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उकसा के पाकिस्तान पे हमला कराया। टेररिज्म की बहुत सारी इवेंट्स हो रही थी ऑलरेडी, जिससे हमारे बलूचिस्तान और केपी के थोड़ा सा डिस्टेबलाइज लगता था। तो लेकिन जब उन्होंने इनवाइट किया, देखिए इंडिया ने रिकग्नाइज नहीं किया अफगानिस्तान को। उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला के रेड कारपेट देने का क्या मतलब है? या तो अगर इतनी मोहब्बत है तो आप रिकग्नाइज करें। वो आप कर नहीं रहे, क्योंकि रिकग्नाइज करेंगे तो सारी दुनिया आप पे एतराज़ करेगी। एग्जैक्टली। तो आप जो हैं वो बिला वजह हाइप क्रिएट करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस को भी आपने पाला हुआ है, तहरीक तालिबान को भी पाला हुआ है, फिर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को भी आप कोर्ट कर रहे हैं। कल को आप जो हैं वो IS को और अलकायदा को भी कोर्ट करेंगे। तो फिर आपका वो पोस्टर कहाँ गया जिसको आप बहुत ज़्यादा पुरअमान और डेमोक्रेटिक और ये सब बातें करते? तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो गई, इसीलिए उनका नैरेटिव वीक हो रहा है। अच्छा सर, एक बात और मुझे इस बारे में बताइए। हमारे नाज़रीन में सुनना चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गवादर पोर्ट पे गवादर में चाइना काम कर रहा है और CPEC 1 आया, CPEC 2 आया, ये तमाम चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी इन हालात में? देखिए, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके। हम CPEC का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन पूरा है। अब जो फेज़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर में अगर आप गौर से देखें, स्लो रिवोल्यूशन आ रहा है। हम लोग कोई अच्छे नहीं हैं, हमारे मीडिया में भी कोई इसके बात नहीं। अगर आप सिर्फ अब 1 मिनट को गौर करें, आपके रोड पे इस वक्त ज़्यादा फ्रूट नज़र आ रहा है, आपकी वेजिटेबल्स की प्राइस उतनी जंप नहीं करती जैसे पहले कर रही थी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की। और आपको सुन के हैरत होगी कि पिछले साल हमने कंटेनर भर के मिर्च एक्सपोर्ट किए चाइना। चाइनीज़ कंपनी थी जिसने यहाँ हमारे लोगों को हरी मिर्च बोना सिखाया, एंड देन रेड चिलीज़, और उन्होंने कहा कि आप या लोकल मार्केट में बेच लें या आप हमें दे दें। तो अगर आप देखें, चिली की क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन ऑल सारी सब्जियों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए कि CPEC के साथ ये जो होना था, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अभी तक फ्री जोन्स पे काम नहीं किया है। इनफैक्ट सिंध वाला तो वहाँ कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड, कोई रोड नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ले आएँ तो सोलर पैनल भी यहीं बनने लगेंगे, गाड़ियाँ भी यहीं बनने लगेंगी, हर चीज़ में, और हमारी इकॉनमी चढ़ जाएगी। तो लेकिन ये जो फेज़ है जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें एजुकेशन में आप देखें, विदाउट अनाउंसिंग हमारे कोई 40,000 बच्चे 2 साल पहले चाइना में पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल में 45,000 होंगे। तो बजाय इसके कि हमारे बच्चे यूरोप जाते, अमेरिका जाते, खुद मेरा अपना बेटा चाइना से, उसने मेडिकल अभी कंप्लीट किया है 5 साल बाद। तो ये सारा जो हो रहा है, चेंज आ रही है CPEC की, और ये रहेगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं। यूरोप या अमेरिका से अभी हम उस लेवल पे आए नहीं कि हम उनकी टेक्नोलॉजी लेके अडॉप्ट करें। एक ज़माना था हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे चलते थे, लेकिन अब हम ज़्यादातर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे हैं, और चाइना के साथ हमें अपने रिलेशन, और आप देखिए हमें उनकी मार्केट एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। अगर आप अपने फ्रूट और वेजिटेबल नॉर्दर्न एरियाज़ में बोएँ तो वहाँ से सीधा चाइना चला जाएगा। ऑलरेडी कंटेनराइज वो है। को तो शायद याद हो, पिछला जो कॉन्सल जनरल ईरानियन तो बताता था कि हम ईरान को गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है वो ट्रेड फिगर्स में नहीं आता क्योंकि बैंकिंग चैनल में नहीं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं और हमें जो है बहुत स्मार्टली इनका फायदा उठाना है, ताकि देखिए एग्रीकल्चर से पैसा आएगा ग्रास रूट पे। गरीब तरीन जो हमारा सेगमेंट है वो हमारा फार्मर है। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम ब्रेक पे जाने से पहले हमने तमाम चीज़ों को एनालिसिस किया और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी तफसील से बात की और हमने ये देखा और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, इकनॉमिकली डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और तमाम इवन के US प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हमारे सिपह सालार साहब की बड़ी तारीफ़ करते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा एडमायर करते हैं। ये बड़े ऑनर की और बड़ी इज्जत की बात है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान को हासिल हो रही है। हमारे दरमियान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है, मुख्तलिफ किताबों के राइटर भी हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर तलत शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। सर आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी तलत शब्बीर साहब, हम अपने मेहमानों से पहले सवाल करते, इस वक्त पाकिस्तान के ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर जा रहा है और जैसा कि मेरे मेहमान ने कहा पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह हम अमेरिका के साथ इस वक्त हमारे ताल्लुकात जितने बेहतर हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं, इवन चाइना के साथ, चाइना हमारा पार्टनर था, पार्टनर है, पार्टनर रहेगा, तो आप क्या समझते हैं कि हमें किस तरह बैलेंस लेके चलना चाहिए? ये अफवाह चल रही थी कि खुदा न खास्ता चाइना से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या हो जाएंगे अगर हम अमेरिका से हाथ मिलाएंगे या उनकी तरफ जाएंगे, इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू है आजकल के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो तो एक तयशुदा हकीकत है कि हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है चाइना के साथ। चाइना हमारा नेबर भी है और ऑल अलॉन्ग जो हमारी 7 दहाइयों का ताल्लुक है वो बहुत मजबूत है और मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। अभी जो करंट सिचुएशन है, जिसमें देखिए अभी इस वक्त जो दुनिया है वो बहुत फ्लक्स में चली गई है। जंगें हो रही हैं, हाइपर नेशनलिज्म है, ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, लोग जो मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं उनको पुश कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, तो ये बहुत सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है और बहुत फ्लक्स हो गया है तमाम दुनिया में। अगर आप इंटरनेशनल लेवल को ओवरऑल देखें तो अब इसमें होना क्या है कि, और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो गए हैं। ये पोस्ट मई 2025 का जो इंडिया के साथ हमारा एक मुकाबला हुआ, उसके बाद से तो हमारी अहमियत भी बढ़ गई है और लोगों ने हमें सीरियस लेना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत ये इंट्रीगेट, ये नाजुक सा मामला है, मेरे ख्याल में हमें बहुत ही एहतियात और दानिशमंदी के साथ चलना होगा। देखिए हमारे मफादात चीन के साथ भी हैं, हमारे मफादात अमेरिका के साथ भी हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करें, हम किसी भी सच केम पॉलिटिक्स में जाने का तासुर किसी को ना दें। अमेरिका के साथ भी आपका ताल्लुक, लेकिन यह है कि एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं ये मुस्तकिल नहीं होते, ये मफादात पे मबनी होते हैं और मफादात और वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इस वक्त चूंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन यह है कि आपने इनको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात का फ्यूचर क्या है। मेरा ख्याल ये है कि इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो ये नहीं होगा कि अमेरिका इंडिया को छोड़ देगा। देखिए बहुत सारी डिपेंडेंस है, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है अमेरिका की इंडिया के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया जो है ना अमेरिका के लिए कर सकता है इस खित्ते में। तो एकदम इस तरह नहीं होगा कि ताल्लुक बिल्कुल वहां से खत्म करके जो है ना नया एक फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन चले जाएंगे। तो हमें सारी चीजों को बड़ी तहम्मुल के साथ, बहुत बुर्दबारी के साथ और दानिशमंदी के साथ देखना होगा कि हम कहीं ऐसा कोई गलत फ्यूचर के बारे में एनालिसिस न कर दें। तो चीन के साथ ताल्लुकात बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी में है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये जो बैलेंसिंग डिलेमा होगा, मेरे ख्याल में इसको एड्रेस करने के लिए बहुत दानिशमंदी और बुर्दबारी के साथ सोचना पड़ेगा कि हम कहीं ऐसा कुछ गलत एनालिसिस न कर बैठें। लेकिन यह है कि एक चीज जो मैं समझता हूँ वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप इस सिचुएशन से अपने मुल्क के लिए फायदा उठाएं। अभी अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हैं तो उसका कुछ ऐसे टेंजिबल टर्म्स में फायदा होना चाहिए जो हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बेरपा हो और पायदार हो। देखिए ये जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि लोग दुनिया भर के स्कॉलर समझते हैं कि अमेरिका का और पाकिस्तान का रिलेशन या अमेरिका का किसी मुल्क के साथ भी रिलेशन जो ना ट्रांजैक्शनल है,
वो इवेंट टू इवेंट चलते हैं, वो अपने मफादात के स्ट्रिक्टली उसके साथ चलते हैं। तो हमें देखना होगा कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो पायदार हो, उसको बिल्कुल उसके लिए उसको पे काम करना चाहिए, और हमें किसी ऐसे ट्रैप में नहीं जाना चाहिए कि जो हमारे लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स हैं, हमारी जो तरक्की का सफर है, उसके अंदर कोई हिंड्रेंस पैदा हो। ज़बरदस्त सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान वाला मामला हुआ कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंडिया जाते हैं और पीछे से ये झड़पें शुरू होती हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? इंडिया खुद ये चाहता है कि पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पे भी इंगेज हो जाए और कुछ थोड़ा सा इस तरह पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहता है? देखिए, ये जो अफगानिस्तान से हमारा इशू है, सबसे पहले तो ये हम अफगान भाइयों से कहते हैं कि आपके मुल्क में अमन पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है और हमारे मुल्क में अमन आपके मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पीस इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज एक्चुअली एन इंटरडिपेंडेंट फिनोमेना। तो अफगानियों को जो है वो हमारे साथ बैठना चाहिए, हमारी सरहदें मिलती हैं, हमारा कल्चर मिलता है, हम एक फेथ के लोग हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ जो ये हुआ, जो स्किरमिश शुरू हुई, ये होनी नहीं चाहिए थी, जिसमें बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी अभी थोड़ी सी होप बनी है कि शायद दोहा के जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें कुछ दोनों ममालिक के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि हमारा मसला क्या है अफगानिस्तान के साथ। हम अफगानिस्तान को ये कह रहे हैं कि आपका मुल्क जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपका मुल्क हमारे मुल्क में तहरीकारी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो वहाँ से सपोर्ट होती हैं। उनकी जो TTP की लीडरशिप है वो सारी अफगानिस्तान बेस्ड है, आप उनको कंट्रोल करें। और दूसरा, ये कंट्रोल सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दुनिया भर की रिक्वायरमेंट है। जब तालिबान आए थे तो उन्होंने प्लेज किया था पूरी दुनिया से कि हम अपनी जमीन में टेररिज्म को पनपने नहीं देंगे। अब अगर आपका मुल्क टेररिज्म की माजगा बनेगा तो जाहिर है उसके नुकसान सबसे पहले पाकिस्तान को हुआ है, हो भी रहा है। आप देखें पिछले 3 साल में देखें कि हमारे कितने फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इस पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि वो ये नहीं हो सकता कि हम कंटिन्यू करें इसके साथ और इस कंटिन्यूटी जो है ना इसमें रहे आपके तहरीकारी की एक्टिविटीज में, और हम वी कैन गो ऑन विद दिस विल नॉट हैपन। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को भी सीरियसली सोचना चाहिए। अभी जो दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें अफगानिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म के, ठोस किस्म के इक़दाम का उनको प्लेज करना चाहिए, और हमें भी इंश्योर करना चाहिए कि ये जो तहरीकारी हो रही है और ये इसकी रोकथाम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि ये अमन जो है ये उनके लिए भी ये फायदे में है। ये अमन जो है वो इकोनॉमी को प्रमोट करेगा दोनों मुल्कों में। ये दोनों ममालिक के अवाम के लिए एक बहुत बेहतर स्टेप है। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है अगर आपको कहा जा रहा है कि आप टेररिज्म को अपने मुल्क में पनपने दें, उनको ना वहाँ ग्रो होने दें, और आपने चूंकि इसके ऊपर काउंटर टेररिज्म के बारे में आपने प्लेज किया दुनिया के साथ। सर हर तरह से उनका ही नुकसान है, हर तरह से उनका ही नुकसान है। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। अच्छा सर, एक बात और, इस वक्त एक बहुत अहम एग्रीमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ, डिफेंस के हवाले से एग्रीमेंट हुआ। ये कितना हमारे लिए आने वाले सालों में यकीनन हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगा? क्या समझते हैं सर, हमारे लिए कितना बेहतर होगा? इकोनॉमिकली भी हमारे लिए बहुत सपोर्ट होगी, आप समझते हैं, डिफेंस के साथ साथ? ये बहुत खुशाइंद है और मेरी दुआ है कि ये आगे भी आगे बढ़े और इसको ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। सऊदी अरब के साथ हमारा तारीखी ताल्लुक है, ज़ाहिर है हरमैन शरीफैन है वहाँ पे, हमारी एक दिली वाबस्तगी है हमारे मुल्क के अवाम की सऊदी अरेबिया के साथ। थोड़ा सा मुझे जो एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मुझे समझ आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिस पे फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हावी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुआहदा न सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस के लिहाज से बहुत अहम है, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। तो हम इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये जो है ना वो किसी इंटरनेशनल पॉलिटिकल साजिशी थ्योरी का शिकार ना हो जाए, और दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है वो हैंड इन ग्लव रहें और इसको फर्दर करें और ज्यादा आगे अच्छा बढ़ाएं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तलत शब्बीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। हसन हबीब साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ, जैसा कि हमारे मेहमानों ने, आपने भी कहा और हमारे कर्नल डॉक्टर तलत शब्बीर साहब ने भी कहा कि आने वाला वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा और होने वाला है। तो आप क्या कहते हैं पूरी कौम से, हुकूमत वक्त से आप क्या गुजारिशात करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सफारतकार रह चुके हैं, कि कौन कौन से एंगल हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ हमें देखने की ज़रूरत है कि मज़ीद बेहतरी आ सके, मज़ीद मुल्कों के साथ हमें मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए? बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि ये हमारे लिए, जैसे शुरू में भी हुआ है, कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमें चाहिए कि जैसे चाइना को हमने इन्वॉल्व किया CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट में, और अब हमारे ताल्लुकात सियासत के अलावा
इकोनॉमी में भी बहुत स्ट्रांग हो गए, मिलिट्रीली तो शुरू से थे। तो हमें चाहिए कि अमेरिका से भी हम कोशिश करें कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, नहीं तो फिर वही ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रह जाएगी। जैसे कर्नल साहब ने कहा था कि अब कुछ नहीं होगा, जिस दिन काम ख़त्म होगा वो चले जाएंगे। तो ये एक गोल्डन मौका है जिसमें हमें यूरोप को, अमेरिका को और डेवलप्ड वर्ल्ड को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ऑफर करनी चाहिए, अपनी बिजनेसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए ये सारे जो अफगान जिहाद या जिसमें हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हो गई है, तो हमारी जो इस वक्त ज़रूरत है कि हम मुल्कों से मुआहदे करें कि हम लोग, ताकि हमारा बिजनेसमैन आसानी से मूव भी करें और हम पे जो बिलावजा के टैरिफ हैं वो हटें और जो पाबंदियाँ, जो इनविजिबल बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो। तो इस वक्त हमें चाहिए सारा फोकस करें अपनी इकॉनमी पे इम्प्रूव करने पे, अपने एग्रीकल्चर पे इम्प्रूव, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, ताकि फ्यूचर में हमारे आवाम तक। जी नदीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा डिफेंस के एतबार से हमारे पाकिस्तान को फर्दर क्या करना चाहिए डिफेंस प्रोडक्शन के एतबार से? देखिए पाकिस्तान का डिफेंस तो इस वक्त नाकाबिल तस्खीर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे उसे हम कहते हैं कि सेकंड स्ट्राइक, ठीक है, यानी हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स की ज़रूरत है जो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स ऐसी होती हैं कि जो कई महीनों समंदर की तह में बैठ सकती हैं और वो न्यूक्लियर मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर सकती हैं किसी भी कंट्री में। तो जब ये बेसिकली, जैसे आज भी हमारे चीफ ने बात की कि डेटरेंस, हमारा जो मकसद है वो डेटरेंस है, हम किसी को हमारे जारना अज़ाइम नहीं है। तो डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर सबमरीन मैं समझता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, कि अगर कोई इसराइल के अगेंस्ट भी, इंडिया के अगेंस्ट भी, हमें अगर अल्लाह की बात कोई चीज़ काम आएगी न्यूक्लियर के साथ, तो वो ये न्यूक्लियर सबमरीन। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, न्यूक्लियर मैरीन भी सर हासिल कर लेंगे। जब अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो वो दिन भी दूर नहीं। मैं अपने मेहमानों को शुक्र अदा करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ इस वक्त हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लें। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें हासिल हुई। आज़ादी की कदर व कीमत पूछनी है तो कश्मीर में गज़ा के लोगों से पूछे। लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आज भी हमारे अफसरान और जवान अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों ने अब तक अपनी जानों का नजराना दिया और इस मादरे वतन की हिफाजत के लिए, इसकी एक एक इंच ज़मीन के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। और कसम खाई है कि अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखा, मैली आंख से देखा, तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से अपने बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करता हूँ और ये कहता हूँ उनके लहद से सिर्फ यही आवाज़ आती है, हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।